नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव की जंग अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है, लिहाजा आखिरी दौर में सियासी दलों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, यह नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम एक एक सीट का हिसाब करेंगे, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुँचाएंगे, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और लगाएंगे सटीक अनुमान। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी बलिया लोकसभा सीट की। सरयू और गंगा नदी के बीच स्थित बलिया बागियों की धरती रही है। बलिया स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं और उपन्यासकारों का जिला है। साथ ही बलिया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सियासी जमीन रही है। यहाँ पर 7वें चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन 13 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें बलिया एक महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट से भाजपा ने अपने सांसद का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को प्रत्याशी बनाया। नीरज ने 2009 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और भाजपा प्रत्याशी मनोज सिन्हा को हराया था। यूँ तो बलिया में अभी तक कुल 18 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 8 बार चुनाव जीते। इसके अलावा नीरज शेखर भी इस सीट से 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद रहे, लेकिन अब नीरज बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस सीट पर पहली बार 2014 में जीतने में कामयाब हुई थी, तो 2019 में भी इस सीट पर उसका ही कब्जा रहा। अब की बार भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई सीट को वापस पाना चाहती है। वहीं इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है। राजपूत, यादव और एससी का वोट लगभग 2.5 लाख है। मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 1 लाख है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोट में सेंध लगाने के लिए सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने नीरज शेखर को। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत राठौर, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हैं, राजेंद्र सागर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नीरज महरे वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी ज़मीन छिन गई है, 2 बार से बीजेपी का वहाँ पर कब्जा है और वो हैट्रिक लगाने की तैयारी में, और इस बार नारद राय, कहीं उनकी नाराजगी आप पर भारी ना पड़ जाए। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। देखिए, जो है नारद राय के जाने से मैं आपको बताती हूँ कि कितना फर्क आने वाला है। कि जैसे कि पहले सनातन पांडे जी, नारद राय जी साथ में रहते तो 1 लाख वोटों से जीत रहे थे। अब नारद राय जी चले गए तो जो है 99,910 वोटों से जीतेंगे। आप ऐसा समझिए कि जब नारद राय जी 2017 में चुनाव लड़े थे बसपा से, तो तीसरे चौथे स्थान पे आए थे। उसके बाद में उन्होंने 22 में चुनाव लड़ा हमारी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तो वो फिर वहां पे हार गए और बिहार से प्रत्याशी आके उन्हें हरा दिया और वो लगभग 40,000 वोटों से हारे। तो आप समझिए कि जो है वो कितना नुकसान कर सकते हैं। उन्हें वही वोटें मिलती हैं जो जिस पार्टी से लड़ते हैं, उसके अलावा उनकी अपनी पर्सनल वोटें, भाई मैंने बोला 90 वोट है जिसका वो नुकसान कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। बार बार वो जो है स्वर्गीय नेताजी की बात करते हैं, बार बार स्वर्गीय गणेश्वर मिश्र जी की बात करते हैं, पर ये नहीं बात करते कि कब जो है स्वर्गीय नेताजी ने कहा कि आप जो है बगावत करिए और उसके बाद में चले जाइए दुश्मन के खेमे में। कब जो है स्वर्गीय गणेश्वर मिश्र जी ने कहा कि आप बगावत करिए और सांप्रदायिक लोगों के साथ में चले जाइए। ऐसा तो कभी नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि यदि नेताजी होते तो उनका इस तरह से अपमान नहीं होता, भरे मंच से उनका नाम तक नहीं लिया गया। बात ये, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है जो इंटेलिजेंस है समाजवादी पार्टी की वो इतनी स्ट्रांग है कि उनको माननीय अखिलेश यादव जी को पहले पता चल गया था कि ये जो है जा रहे हैं इधर उधर। ये जो फोटो उन्होंने अपडेट की हुई है ना, ये पहले की फोटो है, ये आज की फोटो नहीं है। वो जो सभा हुई थी उससे पहले की फोटो है। तो जो इंसान हमारे साथ दगा कर रहा है हम उसका नाम क्यों लेंगे। इन्होंने जो है पहले भी विरोध किया था, जब चेयरमैन के चुनाव था तो इन्होंने अपने निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा कर दिया। ये लगातार जो है ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है जो पार्टी को नुकसान देता रहा। और ये किस, मैंने बताया इनका खुद का भाई जब भी चुनाव लड़ते हैं तो इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उसके अगेंस्ट वाली पार्टी का झंडा जो है इनका भाई अपने घर पे लगा लेता है। तो इनके पास कहाँ वोट है। ये जो है अब क्या है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है इनके पास। तो उनका जाना आपके लिए फायदेमंद रहा, लेकिन आपको वापस क्यों चुने बलिया की जनता, ये भी बता दीजिए।
44 हो रहा है। देखिए बलिया की जनता अगर इतने सालों से बलिया की जनता को जो है देखते चले आए हैं, बलिया की जनता ने अब जो है पहले जैसा चुनाव से हुआ करता था, जो आज से जो है 2 पंचवर्षीय पहले जो है उसी तरीके से चुनाव अब बलिया में देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि हाँ चुनाव हो रहा है, बलिया फिर से अपने जो है बगावतपन में आ गई है। और जो है पार्टी जी पिछली बार भी चुनाव जो है जीते हुए थे, आप भी जानते हैं कितने मार्जिनों से, कितने कम मार्जिनों से किस तरीके से हराया गया था, किसी से बात छुपी नहीं हुई। और तो यदि परिस्थितियां वैसी हैं 2009 जैसी पूजा जी, तो फिर तो शेखर जी जीते थे 2009 में, तो आपकी तरफ से लड़ रहे थे वो। हाँ तो हमारी पार्टी जीतेगी, हम तो यही कह रहे हैं। सनातन पांडे जी जो है जीत रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ जीत रहे हैं। बलिया की जनता जानती है। ये हो सकता है कि नारद राय जी ना बताएं कि किस लिए, किस वजहों से जो है उन्होंने पार्टी छोड़ा या दूसरी पार्टी में गए, ये जो है जनता वहां की जानती है। और जनता जो है सनातन पांडे को बनाना चाहती है सांसद, और जनता चलिए सनातन ठीक पांडे है। जी तो को राठौर सांसद साहब बनाएगी। वो तो कह रही हैं कि नारद राय के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध वोट का फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या नारद राय के सहारे आपकी नैया पार हो जाएगी, हैट्रिक लगा देंगे? क्योंकि आप भी राजपूत का टिकट काट कर क्षत्रिय समाज की नाराजगी झेल रहे हैं। नहीं, कहा राजपूत का टिकट काट के क्षत्रिय समाज की नाराजगी झेल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, आप बता दीजिए। नहीं वहां तो राजपूत ही लड़ रहा है। जी बलिया में तो नीरज शेखर जी क्षत्रिय समाज से ही बिलोंग करते हैं। देखिए, लेकिन बात ये है कि वो उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, और जो इस आखिरी चरण का मतदान होना है 7वें चरण का, इसमें 13 चरणों पे सीटों पे वोटिंग होनी है, और वर्तमान में 13 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 1 तारीख को जो मतदान हो उसमें हम 13 की 13 सीटें जीते। उसमें एक सहयोग जो है वो नारद राय जी का सहयोग होगा बलिया की सीट पर, उससे हमको फायदा भी होगा। लेकिन इसमें कहीं हम हार रहे थे तो अब जीतने लगेंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है। हम बलिया की सीट पहले भी जीत रहे थे। आप तो जीत ही रहे हैं ना 2 बार से, ये किसने कहा कि हार रहे थे तो जीत रहे हैं? 2 बार से तो आप ही जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन 2009 में जो जीते थे उनको उम्मीदवार बनाया। कह रहा हूँ कि नारद राय जी के आने से हमें सहयोग फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हमारी हुई सीट वो हार रहे थे तो जीत जाएंगे। हम जीत रहे थे, नारद जी का सहयोग हो उसमें बढ़ेगा तो मार्जिन हमारा थोड़ा और बढ़ जाएगा। वो एक लेकिन पूजा जी कह रही है कि इस बार का चुनाव 2009 की तरह का चुनाव है और समाजवादी पार्टी वहां से जीत सकती है, उनका पल्ला भारी है। कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है नीरज शेखर के सामने। क्योंकि जो आपका कोर वोट बैंक है ब्राह्मण समाज, उसमें भी सेंध लगाने के लिए तो उन्होंने उम्मीदवार उतारा है ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज ही नहीं बल्कि पिछड़ा, दलित, सभी समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। किसी प्रत्याशी का विषय ही नहीं है यहाँ तो विषय है सिर्फ नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का। जनता वोट दे रही है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। प्रत्याशी कोई भी हो, जनता को इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा था तो फिर पुराने प्रत्याशी को उम्मीदवार बना देते आप, क्यों काट दिया टिकट? देखिए, ये पार्टी का विषय होता है, अंदरूनी विषय है कि वो कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देगी, उनको क्या जिम्मेदारी देगी भविष्य में, ये तो हमें नहीं पता है। ये तो पार्टी का नेतृत्व ही तय करता है। लेकिन हो सकता है उनका प्रमोशन हो, उनका कोई और बेहतर जिम्मेदारी पार्टी ने सोच रखी हो। तो ये तो जगह समय और परिस्थितियों के अनुसार सबकी भूमिकाएं तय करती रहती है पार्टी। इसमें कोई किसी का टिकट काटा गया या जोड़ा गया। तीसरी बार आपको क्यों चुने? सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, उनके काम है क्या? बलिया के लिए कुछ विशेष किया है, इस वजह से आपको लगता है कि हैट्रिक आप लगाएंगे? सिर्फ बलिया के लिए ही नहीं किया है। बलिया अभी तो बलिया की बात कर रहे हैं ना राठौर साहब, मैं बता रहा हूँ ना। बलिया के लिए भी वही हुआ है जो इस देश के हर लोकसभा क्षेत्र के लिए हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में जो काम 10 सालों में हुए हैं, उन्हीं को लेके हम बलिया में भी जा रहे हैं और 13 लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो फिर तो कहीं नहीं हारना चाहिए आपको, यदि सब जगह एक ही बात है। हम 13 की 13 सीटें जीत रहे हैं, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है। तो राजन जी, वो तो 13 के 13 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को क्यों वोट दे बलिया की जनता? वो कह रहे हैं लगातार हम काम कर रहे हैं, 2014 में किया तो 2019 में चुना, अब 10 साल से कर रहे हैं तो 2024 में भी चुनेंगे। ब्रजेश जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आवाज साउंड सही कराइए। चलिए मैं बढ़वा देता हूँ, आप सवाल सुन पाए मेरा? मैं सुन लिया हूँ जी।
सबसे पहली बात तो ये है, अगर ये 10 साल से काम कर रहे हैं तो आज तक ये 10 साल में 10 काम नहीं गिना पाए, है ना। और 10 साल में ये 10 काम नहीं गिना पाए, ये उड़ जुलूल फिजूल बातों में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज ये जो है यहाँ बैठ के 10 साल का दावा कर रहे हैं। तो देखिए, बलिया की, ब्रजेश जी, बलिया की जो धरती है वो इतनी पावन धरती है, जिसने जो है मंगल पांडे को जन्म दिया और चंद्रशेखर जी ने उसको अपनी कर्म भूमि बनाई। और ऐसी स्थिति में जो वहां विचारधारा है मंगल पांडे जी की या चंद्रशेखर जी की, वो दोनों ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इसीलिए वहां की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीते। लास्ट बार जो मस्त जी जीते थे वहां पर मुश्किल से 15-16 हजार वोटों के अंदर से जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब जो है, अब जो वहां पर प्रत्याशी हैं नीरज शेखर जी, तो वहां की जनता उनकी विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि वो चंद्रशेखर जी के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं। और वहां की जनता को मालूम है चंद्रशेखर जी की विचारधारा क्या थी और आज नीरज शेखर जी कौन सी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जनता वहां की बिल्कुल सपोर्ट उनको करने वाली नहीं है। और जनता ने वहां की मन बना रखा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही जिताना है, क्योंकि जो विपरीत दिशा में, जिस विचारधारा की विपरीत दिशा में वो खड़े हुए हैं नीरज शेखर जी, तो जनता तो वहां उनको पहले से ही जो है हरा चुकी है, विचार में ही हरा चुकी है। और रह गया अब तो वो 1 जून को जनता जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करके उनको जो है भारी मतों से जो है हराने जा रही है ना। और तीसरा जो प्रत्याशी है वहां लल्लन सिंह यादव, को बीजेपी को हराने का पूरा काम करेगा। लल्लन सिंह यादव जो है वो अपने समाज के 2.5 लाख वोट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसको इफेक्ट करेंगे और वो पूरी तरीके से बीजेपी को हराने का काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो है वहां एक भारी बहुमत से जो है जीत दर्ज करेगा। और कौन है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी? कौन है वहां पे राजन जी? कौन है इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां? इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं पांडे जी, समझे, सनातन पांडे जी जो है एक बड़े अंतर से वहां जीत दर्ज करेंगे। कैसे करेंगे? 2019 में ही हार चुके हैं वो तो। नहीं, वो देखिए उन्होंने 2019 में वो इसलिए हार गए थे कि वहां कोई प्रत्याशी और था। और उस समय जो है, जो आज देश की जो आजादी वाली विचारधारा है और जिस विचारधारा का व्यक्ति, जब बसपा जैसा संगठन उनके साथ था तब हार गए वो। सामने कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट वहां आज सामने है वो उस विचारधारा का कैंडिडेट है कि उसको लोग वोट ही नहीं देंगे। भाई वो चंद्रशेखर जी के परिवार से आते हैं, चंद्रशेखर जी की परिवार की। चलिए समझ लेते हैं, नीरज जी से समझ लेते हैं। नीरज जी, क्या बलिया में बागियों की जो भूमि है वहां एक बागी इस बसे इस समय चर्चा में है, क्या वो हार जीत तय कर पाएंगे? नीरज की तरफ बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात, नारद राय की तरफ बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात ये, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण दांव चलकर यहाँ वापस अपनी जमीन वापस हासिल कर लेगी? देखिए, जैसे हम राजनीतिक क्रांति की बात करें या आजादी की क्रांति की, बलिया अपना एक स्थान रखता है। और बलिया उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है और बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है, जैसा आपने भी अभी बताया। लेकिन चूंकि यहाँ जो 3 समुदाय ऐसे हैं, ब्राह्मण, यादव, दलित और मुस्लिम, अगर ये चारों लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन हावी होता है। और अगर इनके साथ दलित वोट पूरी तरह, जिस तरह अभी जो 6वें चरण में चुनाव हुआ है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ अलग से मूवमेंट उनका हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यहाँ इंडिया गठबंधन जीत सकता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज शेखर की बात करते हैं तो वहां चूंकि वो स्थानीय है, एक परंपरागत, उनके पिता वहां से 8 बार सांसद रहे, समाजवादी रहे वो, और उन्होंने लोगों की मदद भी की। चंद्रशेखर जी बड़ा नाम है एक। अगर उनकी तरफ देखें तो निश्चित रूप से वो उस विरासत को चलाने में मुझे लगता है कि नाकाम साबित हुए हैं। तो निश्चित रूप से वहां जातिगत जो आंकड़े हैं उस हिसाब से अभी इंडिया गठबंधन का पल्ला थोड़ा सा भारी लग रहा है, ये हम कह सकते हैं। अगर लल्लन सिंह यादव वोट काटने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी ब्रजेश जी।
एक ब्राह्मण वोट बैंक की आपने जिक्र किया, एमवाई फैक्टर का जिक्र किया, एक भूमिहर का आप जिक्र करना भूल गए। ये भी तो बड़ा फैक्टर है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था कि यदि ये चला जाता बीजेपी के पाले में तो जो माइनस होगा वो ये प्लस कर देगा। नीरज जी। नहीं, भूमिहार वोटर है वहाँ, ठीक बात है, 1 लाख से अधिक वोटर है भूमिहार वहाँ पर, और भूमिहार की एक अपनी भूमिका है निश्चित रूप से। लेकिन भूमिहार इस समय जो है केवल हवा को भांप रहा है कि जिधर की हवा रहेगी उस तरफ वो अपना मूवमेंट करेगा। उनकी तरफ से अभी कोई इस तरह का विचार या इस तरह की कोई बात नहीं आई कि वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वोटर विदेशी आज की तारीख में बहुत समझदार और योग्य हो गया है और उसको मूर्ख बनाना बहुत नामुमकिन सी चीज हो गई है। जी विजय जी। तो राठौर जी, ब्राह्मण एमवाई फैक्टर ये यदि मिल जाते हैं तो आप कमजोर हैं, वहां पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और वो कह रहे हैं शेखर जी वो विरासत नहीं संभाल पाए अपने पिता की। देखिए, राजेंद्र सागर जी जो अभी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, उन्होंने तो अपने वक्तव्य में ही कह दिया कि वहां लल्लन यादव जी लड़ रहे हैं और वो बड़ी संख्या में यादव उनकी तरफ जाएगा, तो आधा वोट तो यादवों का वो बसपा की तरफ अकेले दे रहे हैं। बीजेपी का वोट काटेंगे। आप गलत सुन रहे हैं। यादव जी बीजेपी का वोट काटेंगे। देखिए, मैं बता दूं, एमवाई फैक्टर की जो बात कर रहे हैं नीरज जी, वो तो बात सही है कि एमवाई फैक्टर तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, लेकिन ब्राह्मण और दलित और ओबीसी ये कहीं भी बीजेपी के से अलग होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी उसने सपोर्ट किया, 2019 में भी किया और 2024 के इलेक्शन में भी ब्राह्मण सहित सभी अपर क्लास का और दलितों का और ओबीसी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसमें कहीं तो ब्राह्मण वोट जाएंगे ना सनातन पांडे जी के पास, और सारे मैं उनको बता दूं, और मैं एक चीज बता दूं, बड़ी पूरा ब्राह्मण समाज सनातन पांडे जी को सपोर्ट कर रहा है। 2019 के बाद से 2019 से बाद से 2022 में भी ये आप देख सकते हैं, और 2024 के इलेक्शन में भी बड़ी संख्या में यादव मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है, आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के इलेक्शन में यादव मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आएगा। तो पूजा जी, यादव भी बढ़ जाएंगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा फार्मूला ही आपका डिस्टर्ब कर देगा आपको, एमवाई फैक्टर। इसकी खाना पूर्ति कहां से करेंगे लल्लन यादव की? पूजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से म्यूट है। लल्लन सिंह यादव जी का इतिहास शायद आप जानते नहीं है। अगर लल्लन सिंह यादव का इतिहास जानेंगे तो पता चलेगा कि लल्लन सिंह यादव जी को आर्मी से क्यों निकाल दिया गया था। वो जो है ऐसे कृत्य में लिप्त रहे कि जो है उनको आर्मी से निकाल दिया गया। तो ऐसे इंसान को आपको क्या लगता है किसी भी समाज का इंसान वोट नहीं करेगा जो है आर्मी में रहते हुए और ऐसे कार्य करे जिसको आर्मी से निकाल दिया जाए बाहर। तो ये हमारे किसी भी तरीके से वोट नहीं काटने जा रहे। और जहां तक बात कर ली जाए सनातन पांडे जी की, जैसे कि नीरज जी कह रहे थे वहां पे भूमिहार का 1 लाख वोट नहीं, भूमिहार का बामुश्किलन जो है 15 से 20,000 वोट है, मैक्सिमम पहुंच जाएगी तो 20,000 वोट है, और भूमिहार का वोट वहां पे ज्यादा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात जो है, नारद राय जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हुआ है कि जो बलिया वाले उनको वोट करे। और सनातन पांडे जी वैसे व्यक्तित्व के धनी है और वो जनता से जुड़े हुए सौम्य इंसान है। जनता उनसे कनेक्ट करती है, जनता उनके साथ में रहती है, और जनता उनको जो है वहां से बगावत जनता कर रही है। जनता सनातन पांडे जी को देखिएगा बिल्कुल निश्चित जीत देगी। ये जनता जो है चाही है, तब सनातन पांडे जी को टिकट दिया गया। और पिछली बार 2019 के चुनाव में भी सत्ता पक्ष ने बिल्कुल बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए सनातन पांडे जी को हराया गया था। सनातन पांडे जी तब भी चुनाव जीते थे 2019 में भी, और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने देखा बलिया का बगावत देखा हुआ है। इतने सालों बाद में जो है काफी बड़ी अच्छी, पहली बार ऐसा लग रहा है कि 10 सालों बाद हम ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहाँ लग रही है क्या खूबसूरती है। तो जो है सभा की जनता लड़ रही है सनातन पांडे जी के लिए, और जनता सनातन पांडे जी को पिछली बार जिन हथकंडों का उपयोग किया था वो हथकंडे इस बार नहीं कर पाएंगे क्या? सरकार तो उनकी है, यदि आपका ये आरोप भी मान लिया जाए एक बार। तैयार है, नहीं बिल्कुल करें, हम तैयार हैं, जनता तैयार है ना लड़ने के लिए। जो एक बार एक ही बार होती है, तैयार है जनता जो है सनातन पांडे जो है बनाई जा रही है। और मैंने क्या बताया, उनका वहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। वो बनना चाहते हैं सांसद, उनको लड़नी है, विधायक उनको लड़नी है, सांसद उनको सारे चुनाव लड़ने पर जनाधार नहीं है। अब उनके पास कोई ऑप्शन, लेकिन 18 बार चुनाव हुए, 10 बार उस परिवार का कब्जा रहा है, सदन जाना चाहते हैं। 8 बार उनके पिताजी का, 2 बार वो जीते हैं, तो 18 में 10 बार उनका कब्जा रहा है। तो ऐसे सिरे से खारिज नहीं कर सकते ना आप। ये बिल्कुल कुछ तो बात रही होगी उनमें। समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी भी साथ में रही, उनके परिवार में रही होगी ना, फर्क होता है। अब चंद्रशेखर जी में और नीरज जी में समानताएं तो नहीं हो सकती ना।
स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की बात अलग थी। नीरज जी को भी हम लोग जानते थे, हमारे पार्टी में रहे हैं, तो बिल्कुल हमको भी जान रहे हैं और हमें जानते हैं कि जो है बलिया में किस तरीके का माहौल है और नहीं तो इतने अच्छे व्यक्ति नहीं थे, वो पिताजी की विरासत नहीं संभाल पा रहे थे, तो आपने क्यों टिकट दिया था उनको फिर? या आपके पाले से उधर चले गए तो अब बुरे हो गए? पहले अच्छे थे वो। हमने कब कहा कि बुरे हो गए? हम ये कह रहे हैं चुनाव जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं। आप मेरी बात को गलत ले जा रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि नीरज शेखर जी बुरे इंसान है, नीरज शेखर जी अच्छे, लेकिन जीते थे ना वो, आपकी पार्टी से जीते थे ना पूजा जी? हमारी पार्टी से जीते। आप हमारी पार्टी से फिर लड़ रहे थे, फिर जीतते। हम फिर कहते हैं कि हाँ जीतेंगे। वो इंसान अच्छे है, उन्होंने पार्टी गलत चुन रखी हुई है, तो बिल्कुल चुनाव नहीं जीत रहे हैं। और सनातन पांडे जी भी जो है अच्छे इंसान है, उन पार्टी अच्छे साथ में है और वो चुनाव बिल्कुल बढ़िया से जीत रहे हैं। और नारद राय जी के जाने आने से सिर्फ नारद राय जी को फर्क पड़ने वाली है और किसी भी, ना तो मैं ही कहूँगी नारद राय जी को जो भाजपा ने लिया है, तो भाजपा ने भी वहम ने लिया है, वो भाजपा को भी कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। हाँ, खुदा न खास्ता अगर जो है, जो कि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, भाजपा की गवर्नमेंट बन जाती है, तो हाँ नारद राय जी को हो सकता है कि भाजपा को फायदा देना पड़े, पर नारद राय जी जो है भाजपा को कोई फायदा नहीं दे पाएंगे। ये तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि मैं जमीनी हकीकत वहां पे देखी हुई है जी। तो बन रही है क्या उनकी सरकार जो आप इशारा कर रही हैं? हम कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल कंडीशन में, आप टर्म को पकड़िए ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन में। तो नहीं, अभी तक तो दावे कर रहे थे आप, तो 80 में से आपके नेताजी कह रहे थे कि एक सीट जा रही है बस, बाकी सारी हम जीत रहे हैं, और आप कह रहे खुदा ना खास्ता बन जाए तो। आपने संभावना तो दिखाई कम से कम कंडीशन में। चलिए, बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलिया में किसका खेल बिगाड़ेंगे नारद राय, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन नारद राय इस वक्त केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, सपा के मंच पर उनका नाम नहीं लिया गया, अखिलेश यादव से नाराज होकर वो बीजेपी के पाले में जाकर बैठ गए। सार्वजनिक रूप से फेसबुक पर लाइव करके उन्होंने ये नाराजगी जाहिर की है। वो किसका खेल बिगाड़ पाएंगे? क्या जो सपा की नेत्री कह रही थी पूजा जी कि उनसे कोई जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, वो सही रहेगा? लल्लन यादव किसका खेल बिगाड़ेंगे? जातीय समीकरण के आधार पर सब अपने अपने दाव लगा रहे हैं, लेकिन किसका दाव सटीक बैठेगा ये 4 जून को पता चलेगा। सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।